आप सभी को मेरा नमस्कार। नवनीत योगा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 2017 के ही दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए, जो आपके बहुत काम आने वाला है, एक पेन कॉपी आप साथ में ज़रूर रखें जिसमें कि कुछ ऐसी बातें जो इन क्वेश्चन से अलावा या ऑप्शन से जो डिस्कस हो सकती हैं उनको आप साथ में नोट कर सकें। तो चलिए, पहले क्वेश्चन को वर्णन करते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, योग की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में के 50वें श्लोक में ये गिवन है। तो क्या है? कौशलपूर्ण कर्म। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 लखनऊ में भाग लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं 2022 का जो योग दिवस हुआ था उसके जो थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग थी। और ये तीसरा था। तो सबसे पहला कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। और ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर इसे प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। चित्त का स्वरूप क्या है? चित्त का स्वरूप है जड़। उसके बाद अगला प्रश्न उपनिषद सेकंड यूनिट से है, प्रश्नोपनिषद से, जिसमें पिपलाद ऋषि जवाब देते हैं 6 मुख्य ऋषियों का। कौन कौन से ऋषि थे? कबंदी, भार्गव, गार्गे, आश्वलायन, सत्यकाम और सुकेशा। वो पूछने जाते हैं कि संसार की उत्पत्ति किससे हुई? प्राण और रई से हुई है। तो उसमें रई का स्वरूप पूछा गया है कि जो दृश्यमान जगत है, स्थूल, चंद्र, रात्रि और कृष्ण, ये क्या है? रई के अंदर आता है। और योग वशिष्ठ का सिद्धांत क्या है? योग वशिष्ठ का सिद्धांत है अद्वैत दर्शन। योग वशिष्ठ, मैं आपको बता दूं, श्री राम और वशिष्ठ मुनि के बीच में संवाद है। जब विश्वामित्र लेने आते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी को, तब राम के मन में वैराग्य आ जाता है ना। तो उस वैराग्य को दूर करने हेतु और ज्ञान उन्हें प्रदान करने हेतु शिक्षा के पश्चात, तो ये उस समय का ग्रंथ ये है जिसकी रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने। कौन सा चतुर्व्यूह के अंतर्गत आता है? हे हेतु, हान और हानोपाय। हे हेतु, हे क्या है? दुख है जो अनागतम है। हे हेतु क्या है? दृश्य दृश्य संयोग। हान कैवल्य और हानोपाय विवेक ख्याति। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख किसका संयोग दुख का कारण होता है? दृष्टा और दृश्य का संयोग जो होता है वो क्या होता है? दुख का कारण होता है। ठीक है जी। सर्वरत्नोपस्थानम किसका परिणाम होता है? ये होता है अस्तेय का, कि अगर चोरी की भावना यानी स्तेय न होगा तो क्या होगा? सर्वरत्न उपस्थान, इसका परिणाम आ जाएगा। ये अष्टांग योग से क्वेश्चन है। धारणा, ध्यान और समाधि किसके बहिरंग साधन है? किसके बहिरंग साधन है जी? निर्भीत समाधि के। घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है? बिल्कुल बताया गया जी, सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ज्योति और सूक्ष्म। 3 प्रकार के ध्यान किसमें बताए गए हैं? घेरण संहिता में। सप्त साधन इसमें बताए गए हैं। घेरण ऋषि ने राजा चंड कपाली के साथ वार्ता करते समय इसका जो इसमें वर्णन है। शिव संहिता के अनुसार एक समय में कितने चक्रों पे कुंभक करना चाहिए? कितने कुंभ चक्रों का अभ्यास करना चाहिए? 20 चक्र का अभ्यास करना चाहिए। जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है? वो होती है जी, आपको पहले ही पता है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें? राइबोसोम में हो जाएगा। ठीक है जी। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग? बिल्कुल जी, छोटे बच्चों में जो रोग होता है वो कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। और यही रोग यानी विटामिन डी की कमी से जो रोग बड़ों में होता है, वयस्कों में होता है, उसको बोलते हैं जी ओस्टियोमलेशिया। ठीक है। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, जो समझाने की आगे तो नीड होगी भी नहीं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है। साइको डायनामिक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहार का अध्ययन, असामान्य व्यक्ति के, क्यों पेशे से एक डॉक्टर हुआ करते थे सिगमंड फ्रॉइड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा में, स्वास्थ्य की परिभाषा में किस आयाम का उल्लेख नहीं है? सीधी सी बात है, आध्यात्मिक का उल्लेख उसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें किस चीज़ का वर्णन हमारे से किया गया था कि जो आपका होता है ये क्या बोलते हैं इसको, स्वास्थ्य, कि ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सब पक्षों का सुदृढ़ होना बताया गया है। केवल और केवल बीमारियों से शरीर का दूर रहना नहीं, कि नॉट मैडली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। उसके बाद 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुर्वेद में किस प्रकार के आयु के आयाम का उल्लेख नहीं है? सीधी सी बात है, दीर्घायु का उल्लेख नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार की आयु, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु का उसमें वर्णन किया गया है। 17वां क्वेश्चन, सत्व, रजस और ऊपर से थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। सत्व, रजस और तमस के आधार पर प्रकृतियों की कुल संख्या कितनी है? ये प्रकृतियों कुल संख्या है 16। ये आयुर्वेद का क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है ये, आपके योगा में पूछा जा सकता है, पर थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रकृति होती है हमारी, 3 गुणों के आधार पर प्रकृतियों की संख्या होती है।
एक होती है एक मिनट होल्ड करना, एक होती है सात्विक, ठीक है, चलो यही करके बता देता हूँ मैं। एक होती है सात्विक, एक होती है राजसिक और एक होती है तामसिक। सात्विक प्रकृति के आधार पर प्रकृतियों की संख्या, सात्विक गुण के आधार पर होती है, सात्विक आधार पर प्रकृति की संख्या होती है 7, राजसिक आधार पर होती है 6 और तामसिक आधार पर होती है 3। तो 7 और 6 13 और 3 टोटल आंसर इसका आ जाता है 16 इनकी संख्या होती है। अपर वैराग्य का परिणाम क्या है? अपर वैराग्य का परिणाम सीधी सी बात आपको बताया भी गया था, क्या होता है? संप्रज्ञात समाधि। व्योम चक्र किसका समानार्थी है? व्योम चक्र समानार्थी है खेचरी मुद्रा का। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल देता हूँ, जैसे व्योम चक्र होता है ऐसे ही हठ प्रदीपिका में एक होता है मध्य चक्र। तो आपको बताना है कमेंट में मध्य चक्र किसका समानार्थी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक और अमौखिक, किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक और अमौखिक या गैर मौखिक अभिव्यक्तियां किस लिए क्या कर सकता है? वो मौखिक और गैर मौखिक तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है जी, संप्रेषण कर सकता है। चित्त में क्या क्या शामिल हैं? सीधी सी बात है, चित्त में क्या क्या शामिल होते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। ABC इसका आंसर आ जाएगा। भगवद गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? कि पहली बात, लिप्तता नहीं हो सकती और इच्छा भी नहीं हो सकती, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा इन सबको हटाना है। तो 2 चीज़ें कौन कौन सी बच गई? जो राग द्वेष से रहित हो और इंद्रिय विषयों से विमुख हो। तो B और C इसका आंसर पहले ही क्या आ गया? C आ गया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के क्या कारण है? योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि, व्याधि यानी शारीरिक रोग। अब शरीर का रोग किस? धातुरसकर्ण वैषम्य या तो कफ पित्त के विषमता से आ सकता है या आहार गलत लेने से आ सकता है। किस चीज़ का? रोग का। ध्यान रखें व्याधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब आता है तो C आंसर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन है आधि के क्या कारण है? आधि क्या होती है? मानसिक रोग। अब मानसिक रोग किससे होगा? या तो राग द्वेष से या किससे होगा? इच्छा पूर्ति न होने से, क्षोभ। तो अशुद्ध आहार और कफ पित्त इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिर से D बन गया, B और D। भगवद गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं बनते? कि किन कर्मों के करने से बंधन का काम? निष्काम कर्म करने से और ईश्वर को अर्पित कर्म करने से। सामाजिक कर्मों में भी हो सकते हैं हम बंधन में लिप्त हो जाएं, ठीक है, सकाम कर्म में भी हो सकता है। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। काय संपत्ति में क्या क्या शामिल है? मनोहर व सुंदर काया। काय संपत्ति बताते हैं ना, किसका फल बताया गया है काय संपत्ति? ये आप जरूर बताना कमेंट में। बलशाली काया, सुदृढ़ व गठीला शरीर, स्वस्थ व लचीला शरीर। तो इसमें आंसर क्या क्या आएगा? एक तो आएगा लचीला शरीर, बिल्कुल नहीं है ऑप्शन में, पतंजलि योग दर्शन से है ये, ठीक है। भूत विजय का प्रश्न है, जब उसके 3 भूत विजय के 3 लाभ मिलते हैं तो उनमें से एक है ये सुदृढ़ गठीला शरीर, बलशाली काया और मनोहर व सुंदर काया। तो इसका आंसर A, B और C आ जाएगा। सॉरी, C ऑप्शन इसका आ जाएगा, A, B व C। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्त करने की विधियां क्या हैं? कि आसन की सिद्धि किस किस से हो सकती है? प्रयत्न शैथिल्याम अनंत समाप्तिभ्याम, B और C। प्रयत्न की शिथिलता से और उस अनंत में ध्यान लगाने से। क्रिया योग का क्या लाभ है? समाधि भावनार्थ, क्लेश तनुकरणार्थ, B और C। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C आंसर इसका सही हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति के लाभ क्या है? नेति, हठ प्रदीपिका में नेति, कौन सी नेति का वर्णन किया गया है? केवल और केवल सूत्र नेति का वर्णन किया गया है उसमें। तो किस किस को शोधन करेगी? एक तो कपाल शोधनी बताया है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी और उदर जत्रु रोग। उदर जत्रु यानी आपके कंधे या गर्दन के ऊपर के जितने भी रोग होते हैं उनका विनाश कर देती है। इसका आंसर A, B और D यानी B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, योग के निम्नलिखित प्रश्न किस ग्रंथ में कैवल्य का वर्णन है? एक तो कैवल्य पाद भी है उसमें, यानी घेन संहिता इसमें पतंजलि योग दर्शन में है, और एक इसके अलावा कैवल्य हठ रत्नावली में वर्णन है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध भी हठ रत्नावली में श्रीनिवासा जी ने महायोग करके वर्णन किया है कि ये महायोग जो होता है वो क्या कहलाता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, यही चित्त की वृत्तियों का। तो लगभग कुछ कंसेप्ट इनमें मिलते हैं, कुछ एक कंसेप्ट मिलते हैं, तो पतंजलि योग दर्शन में है ना। तो आंसर आ जाएगा इसका A और C। अगला, शिव संहिता के 84 आसनों में मुख्यतः किसको करने का विधान है? ये प्रीवियस ईयर का रिपीट हो चुका है। सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। उग्रासन का इसमें चौथा वर्णन है, स्वस्तिकासन तीसरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये वह B इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए
इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग में वही 4 हैं, कौन कौन से, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। कहाँ है राजयोग और हठ योग, ये रहा। ए और सी इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका ठीक रह जाएगा। 33वां क्वेश्चन, घेरंड संहिता के अनुसार कौन से अंतर्धोती के प्रकार नहीं है। अंतर्धोती के प्रकार सीधी सी बात है वहनी सार और बहिष्कृत तो हैं ही, ये 2 नहीं है। कौन से, दंड धोती और वमन धोती, क्योंकि ये कौन सी धोती के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ये हृद धोती के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। 34 क्वेश्चन को हम करते हैं। 34 में क्या दिया गया है, कर लिया ये तो। हाँ, कौन सी ग्रंथियां बहिस्रावी हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम कौन सी हैं, एक यकृत और एक लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां 3 पाई जाती हैं, सब पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये 3 ग्रंथियां जोड़े पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपकी कौन सी है, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, तंत्रिका तंत्र नहीं, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन से श्वसन तंत्र के कार्य हैं। अब श्वसन तंत्र एक तो अपनी आवाज़ निकालता है, एक सूंघने का काम भी इससे ही होता है, और एक वेंटिलेशन, संपादन तो होता ही है, हवा का काम। तो ये 3 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी, ए, सी और डी, तो ऑप्शन सी इसका ठीक हो गया। अगला, सत्यान, संशय, अविरति, ये 9 होते हैं ना, 9 अंतराएं होते हैं, कौन कौन सी, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमित्व और अनिवस्थित्व। ये जो होते हैं ये क्या क्या कहे जा सकते हैं, कौन कौन से कहे जा सकते हैं, अंतराएं और चित्त विक्षेप। तो ए और बी इसका आंसर आ गया। ठीक है। पित्त प्रकृति वालों के लिए कौन से आहार लाभदायक हैं। पित्त यानी पहले ही उष्णता है, ना अम्ल दे सकते, ना कटु दे सकते, मधुर और शीत दे सकते हैं पित्त प्रकृति वालों को। तो बी और डी इसका आंसर आ गया। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से किस कारण से होती हैं। बीमारियां हमें किस कारण से होती हैं, कौन कौन से कारण आ जाएंगे। एक तो होएगा दोष, दोष कौन से, त्रिदोष के कारण से हो सकती हैं। एक धातु के असंतुलन से हो सकती हैं। तो इसका आंसर ए और डी आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना, इसका ए और डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। किए गए शोध से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर रक्तचाप की कमी का किससे संबंध है। रक्तचाप की कमी का संबंध एक तो सीधा सीधा आ जाएगा, ये कैटेकोलामीन की कमी से। अगर ये कम हो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन रहेगा ही रहेगा। और उसके अलावा किसके बढ़ने से आएगा, कार्टिसोल की कमी से। ये दोनों चीज़ों में जब आपके होते हैं कार्टिसोल और कैटेकोलामीन, ये दोनों जब कम होना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन रहेगा। ये जब बहुत अधिक हो जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। लेकिन जब ये बैलेंस में रहेंगे तो आपका जो बताया गया ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक कितना होता है, 80 और 120 जो बताया गया है वो आप क्रम याद रखें, 80 120 ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है जी। को संतुलनात्मक आसन कौन सा है, कि वो कौन कौन से आसन हैं जो संतुलनात्मक हैं। कौन कौन से आसन हैं, एक तो गरुड़ासन, एक नटराज आसन, क्योंकि कटी चक्रासन दोनों पाँव पे होता है और त्रिकोणासन भी दोनों पाँव पे आगे झुकने वाला आसन रहता है थोड़ा सा। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं 41वें क्वेश्चन पे, वही आसान से क्वेश्चन, तर्क व अभिकथन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या क्या 2 बात कही गई हैं, क्या कही गई हैं भी, विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है, बिल्कुल जी होता है, विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात कही है। तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है, कि जो तत्व ज्ञान है वो क्या है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बात तो दोनों ठीक है, ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन एक जगह विद्या की बात कह दी, एक जगह तत्व ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति की, तो सही व्याख्या नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास के लिए मिताहार जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बताया है घेरंड संहिता में भी 1/4 करना है, आहार आधा आहार लेना बताया है, और हठ प्रदीपिका में आहार का चतुर्थांश भगवान को अर्पित करना बताया। ये चीज़ जरूर नोट कर लेना, आहार के बारे में जरूर आता है। और क्या बताया, मधुर व स्निग्ध भोजन करना, 1/4 पेट को खाली रखना, ये हठ प्रदीपिका वाली बात यहाँ पे बताई है। तो ये दोनों यहाँ पे ठीक तो हैं, और साथ में मिताहार का आगे व्याख्या भी सही कर दी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसकी क्या है, सही व्याख्या भी है। समझ आ गया कैसे क्या निकालना है अलग। उसके बाद क्या होता है कि अशुद्ध नाड़ियाँ उन्मनी भाव को यानी समाधि भाव को में व्यवधान देती हैं, और प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन में कर लेना चाहिए, जिससे उनमें किसी भी प्रकार का मल ना बचे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल बात दोनों सही भी बताई हैं, और उन्मनी भाव को प्राप्त करने के लिए
ये करना बताया तो सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, पीलिया में त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का रंग बिगड़कर पीला हो जाता है। ठीक है जी। और पीलिया रोग क्या होता है? सीरम बिलिरुबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है। किस कारण होता है ये? सीरम बिलिरुबिन के बढ़ जाने के कारण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही बताई है कि ये पीलिया इसी कारण से होता है। और इसमें क्या होता है? श्लेष्मक झिल्ली का रंग बिगड़कर पीत वर्ण हो जाता है या पीला हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये बात भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही है। अगला, मनोविज्ञान में अवलोकन विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है कि किसी व्यक्ति की हमें पर्सनैलिटी का टेस्ट करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो आप उसमें अवलोकन करो यानी ऑब्जर्वेशन करो। अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। ये बिल्कुल बात सही गई है। तो इसका आंसर भी मेरे हिसाब से बिल्कुल यही आना चाहिए कि जो इसमें बताया गया है ना, कि व्यवहार ऐसे चेक किया जा सकता है। तो ये इसकी सही व्याख्या भी है और इसमें दोनों चीज़ें सही भी बताई गई है ना। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट से। 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए, सात्विक आहार योगाभ्यासी के लिए उपयोगी है। बिल्कुल, सात्विक आहार क्या है? योगाभ्यासी के लिए बहुत उपयोगी होता है जी। सही बात कही है। योगाभ्यासी को अम्लीय, लवणीय, बासी, अशुद्ध आहार नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए एक योगाभ्यासी को। तो लेकिन यहाँ पे देखो, बात तो दोनों सही गई हैं, लेकिन वो क्या सात्विक का इसमें बताया? कहीं पे वर्णन नहीं बताया ना। तो ये क्या है? सही तो है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन जी, नौकासन मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। बिल्कुल लाभदायक होता है नौकासन मोटे व्यक्तियों के लिए। नौकासन से पेट दबता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट की वसा कम करने में सहायक होता है। बिल्कुल जी, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल जो आप सोच रहे थे कि जो भी होता है ना कि सही व्याख्या है और ये दोनों सही भी हैं। अगला क्वेश्चन, परिष्कृत मांस के सेवन से कैंसर होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मांस ये खाते हैं परिष्कृत, तो उससे कैंसर होने का खतरा आपको रहता है। वैज्ञानिक अध्ययन पर साक्ष्य के अनुसार परिष्कृत मांस के सेवन से कोलेरेक्टल कोलेरेक्टल कैंसर होने के बीच सीधा सीधा इसका संबंध है। ये बात भी सही है क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन से प्राप्त हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सही भी हो गए और इनकी सही व्याख्या भी हो गई। उसके बाद क्या हो गया? भी ध्यान तनाव जनित माइग्रेन को दूर करने में सहायक है। जो माइग्रेन जो हमें होता है तनाव के कारण, उसको दूर कर सकता है क्या? मेडिटेशन। मेडिटेशन के अभ्यास से कार्टिसोल के स्त्राव में कमी आती है, मन को विश्रांति होती है और जिससे तनाव दूर हो जाता है। बिल्कुल, माइग्रेन दूर हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही है। तो ये बात भी दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही भी हो गई और आर ए की सही व्याख्या भी हो गई। समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है जी, समुदाय क्या करता है? एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है। ठीक बात है। छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजना का अवलोकन कराकर जीवंत तरीके से अन्य अनेक तथ्यों के रूप में विकसित किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है। तो ये दोनों लाइन सही भी हैं और एक दूसरे से रिलेट भी कर रही हैं। तो हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा ए व आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला, योग दर्शन के सही अध्याय। बिल्कुल इजी से 2 नंबर बोलते हैं ना, पूछ डाल देता है और मैंने इसको इसलिए मिटाया भी नहीं यहाँ पे। तो पहला क्या होगा? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ऑप्शन भी क्या ही नोट करें इसके। उसके बाद क्या होता है? योग वशिष्ठ में योग की अवस्थाएं होती हैं। योग वशिष्ठ में बताई गई हैं 3 चीज़ें, तो आपको पता ही है, इन्हीं से आंसर सोल्व हो जाएगा। 5वीं होती है ब्रह्म में पूरी तरह स्थापित। पहला क्या होता है? पहले किसी ज्ञान योग के साधन जो बताएंगे, पहले हमें किसी चीज़ को श्रवण करना चाहिए, श्रवण के बाद मनन करना चाहिए, मनन के बाद उसे आचरण में लाना चाहिए जिसे कहा जाता है निधिध्यासन, निधिध्यासन के बाद विलापिनी और बाद में ब्रह्मविद। ये 5 जो अवस्थाएं योग की बताई गई हैं। अगला, ये आइए, ये क्वेश्चन है आपका योग दर्शन से है, लेकिन ये भाष्य से है क्योंकि योग दर्शन में भूमियों के ऊपर वर्णन नहीं है। तो चित्त की भूमियाँ होती है 5। कौन कौन सी 5 भूमियाँ कौन कौन सी होती हैं आपकी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो इनको क्रम में लगाना बताया गया है। कौन कौन सी लगानी है आपको क्रम में? सबसे पहले कौन सी आएगी? क्षिप्त, मूढ़ है नहीं, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और बाद में निरुद्ध आप लगा देंगे।
ठीक है जी। चलिए, प्राणायाम से पूर्व किन किन चीज़ों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान से एक बार देख लें इसको। क्या बताया गया है, प्राणायाम से पूर्व घेरंड ऋषि ने क्या करने का, किन को करने का क्या है, जिसको क्रम में लगाना है। ये चीज़ है कि एक तो प्राणायाम से पूर्व आपको देख लेना चाहिए स्थान, उसके बाद काल, फिर आहार यानी मिताहार करना चाहिए, और उसके बाद में नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। तो DBAC इसका आंसर आ गया, स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि। उसके बाद बड़ी आंत के भागों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बड़ी आंत के जो जो भाग हैं उनको क्या करना है, क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो बड़ी आंत के भागों को क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा अंधांत्र। क्या आएगा सबसे पहले, अंधांत्र। अंधांत्र के बाद क्या आएगा आपका, बृहदांत्र, बड़ी आंत, उसके बाद आपका मलाशय, और बाद में आएगी गुदा नलिका, एनल कैनल जो आती है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इस हिसाब से। निर्माण के आधार पर सप्त धातु दी गई हैं, एक्चुअली में यहाँ पे तो 5 ही दी गई हैं। तो कौन कौन सी है, जब हम भोजन करते हैं सबसे पहले रस, रस के बाद रक्त, उसके बाद मांस, उसके बाद मेद, उसके बाद अस्थि, उसके बाद मज्जा, अंत में शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गई आपकी, सप्त धातु का बनने का क्रम हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, रस है नहीं, उसके बाद रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इनको आप क्रम में लगा देंगे। और इस हिसाब से आपका आंसर भी मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा आंसर बनना चाहिए, आपका बी आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, और होगा भी। ठीक, ऊपर से शुरू करते हुए, शरीर में ऊपर से शुरू करना है। सबसे ऊपर कौन सा प्राण होता है, सबसे ऊपर शरीर के अंदर होता है उदान प्राण, यानी कंठ में, कंठ में होता है ना उदान प्राण। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद आपका होता है प्राण, कहाँ होता है, हृदय में, हार्ट में। उसके बाद कौन सा प्राण होता है, समान प्राण, नाभि से ऊपर और हृदय से नीचे, और नीचे होता है आपका अपान प्राण। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन, ये घेरंड संहिता से क्वेश्चन है कि लघु शंख प्रक्षालन के 5 आसनों का क्रम में वर्णन कीजिए। तो क्रम से वर्णन अगर हम करेंगे तो शंख प्रक्षालन के 5 आसन कौन कौन से हो जाएंगे ये, एक तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले करेंगे आप ताड़ासन, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, उसके बाद कटी चक्रासन, उसके बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उसके बाद तिर्यक भुजंगासन, और अंत में करेंगे उद्राकर्षण आसन। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दे रखा होगा ताड़ासन बी। तिर्यक ताड़ासन कौन सा हो गया ये आपका ई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कटी चक्रासन ए। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, लास्ट में आ जाएगा उद्राकर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है जी। शिक्षण के चरणों को सही क्रम से लगाएं कि शिक्षण के क्रम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप करेंगे संदिग्ध व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद शिक्षण करेंगे, शिक्षण के बाद अभ्यास करेंगे जो आपने करवाया है, और बाद में छात्रों के मन बहलावे या मनोरंजन के लिए क्रियाएं करेंगे। योग प्रशिक्षण प्रस्तुतिकरण के सही क्रम की पहचान कीजिए। योग शिक्षण में प्रस्तुतिकरण करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप प्रस्तुतिकरण कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप करेंगे स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के बाद आप करेंगे प्रदर्शन, प्रदर्शन के बाद आप चर्चा करेंगे जो हमने किया, और बाद में उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है जी। ये प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता से क्वेश्चन है, कूट का प्रयोग करते हुए करना है। श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, इन पांचों के ऊपर बात करते हैं हम। ये होता है बिल्कुल क्रम में चलता है ये शब्द स्पर्श, जैसे श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता है, तो ऐसे ही चलता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हमको मिलाना है। जैसे श्रवण, वेदन, वेदन जो रहेगा आपका क्या रहेगा, स्पर्श से रहेगा, है ना। तो ऐसे करके आप इसको मैच कर लेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये आप नोट कर लेना थोड़ा सा, है ना। वार्ता जैसे किससे आ जाएगा, गंध से आ जाएगा। उसके बाद आदर्श किससे आ जाएगा, प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आदर्श, श्रवण, वेदन, आदर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, तो रूप से आ जाएगा, और श्रवण बच गया, शब्द से आ जाएगा, है ना। चलिए,
ये क्वेश्चन भी आपका सेट हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये पूछा है, बिल्कुल क्वेश्चन आया है आपका योग दर्शन से कि सत्य क्या है। सत्य सीधी सी बात है, यम है, अहिंसा सत्य अस्तेय। तप क्या है आपका, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग है। निद्रा क्या है आपकी, चित्तवृत्ति है, 5 वृत्ति हैं आपकी, है ना। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा समृद्धि। अभिनिवेश क्या है, कलेश है, 5 क्लेशों का एक प्रकार है। अगला फिर से योग दर्शन से क्वेश्चन है, प्रमाण क्या होता है, प्रमाण होता है यथार्थ ज्ञान। विकल्प क्या होता है, काल्पनिक ज्ञान। विपर्य मिथ्या ज्ञान। और निद्रा क्या होती है, अभाव प्रत्यालंबना, यानी विचारों का जब, भावों का जब अभाव हो जाए। अगला क्वेश्चन, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा चित्त प्रसाधन के उपाय हैं। मैत्री किसके प्रति, सुखी व्यक्ति के प्रति। करुणा दुखी व्यक्ति के प्रति। मुदिता पुण्यकर्मी के लिए। और उपेक्षा पापकर्मी के लिए हमें करनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या बताते हैं आगे, घेरंड संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। घेरंड संहिता में जो ये वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ों का कहाँ कहाँ पे आपको लगाना है। तो चलिए इसको हम करेंगे कि ध्यान योग। ध्यान योग किससे रिलेटेड है, सांभवी मुद्रा से। नाद योग किससे रिलेटेड है, नाद। नाद अगर आपको सुनेगा तो वो किससे सुनेगा, तो ये बताते हैं नाद योग खींचरी मुद्रा से। भक्ति योग, भक्ति योग किससे रिलेटेड है, भक्ति योग रिलेटेड है आपका मनोमूर्छा से। और राजयोग रिलेटेड है कुंभक से, जो अंत में बताया गया है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। नाद योग कई बार भ्रामरी भी आ सकता है, ये आप नोट कर लेना थोड़ा सा। खींचरी यहाँ पे ऑप्शन है तो हमने उसको लगा दिया, लेकिन नाद योग कई जगह क्या आता है, भ्रामरी भी आता है। ठीक है जी, चलते हैं अगला। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है कौन सी ग्लैंड, सीधी सी बात है पिट्यूटरी, वैसोप्रेसिन करती है। तो ये अग्नाशय इंसुलिन करता है, पेनक्रियाज। थायराइड ग्लैंड कौन सा करेगी, थायराइड ग्लैंड कौन सा करेगी आपका, थायरॉक्सिन करेगी, यानी अवटु ग्रंथि जो होगी वो थायरॉक्सिन करेगी। और एड्रीनोकॉर्टेक्स या तो कार्टिकोस्टेरॉइड होता है, कार्टिकोइड भी होता है। ठीक है, उसके बाद कौन से विटामिन का क्या काम होता है, ये बड़ा आसान है, सीधी सी बात है भाई। लोहा क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु। ठीक है जी। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए होता है। और विटामिन डी क्या करता है आपका, हड्डियों को मजबूत बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन सूर्य नमस्कार से आ रहा है। सूर्य नमस्कार के मंत्रों के साथ है, मित्रों के साथ नहीं है, वो तो मोदी जी का नाम आ गया बीच में। मंत्रों का रूप में बताया गया है कि कौन कौन सा मंत्र किससे रिलेटेड होता है। सबसे पहले ट्रिक क्या है इसकी, इसकी ट्रिक है, मैंने एक वीडियो में भी बताई गई है पहले भी। मिर्सु भाखपू ही म आ और स अ भा। ठीक है, ये 12 के 12 हैं। मित्रायन में, रवियन में, सूर्यायन में, भानवेन में, खगायन में, पूषणेन में, हीर्ण गर्भायन में, मरीचेन में, आदित्यायन में, और सवित्रेन में, अर्कायन में और भास्करायन में। ओम, ओम इन सब के आगे लगेगा प्रीफिक्स रूप में। तो नमस्कार आसन में आप कौन सा लगाएंगे, नमस्कार आसन में ओम मित्रायन में। ठीक है, उसके बाद हस्तोत्तान आसन में ओम रवियेन में, पादहस्त आसन में ओम सूर्यायन में, और सुसंचालन में ओम भानवेन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको मैंने हटाया नहीं, ये मैं इससे है रिलेटेड कि परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे आज के टाइम पे यूज भी किया जाता है। प्रभावकारी अनुकूलन स्किनर ने दिया था। अनुकूलन का सिद्धांत पैवलो ने दिया था। और अंतर्दृष्टि का फ्रेडरिक और कोहलर ने, या तो कोहलर मान सकते हैं, उन्होंने दिया था। और ये तरंगों के रिलेटेड है कि किस अवस्था को रिलेट करता है। सबसे पहले अल्फा शांति को, बीटा थोड़ा सा उत्तेजित, थीटा ध्यानमग्न, और डेल्टा उच्चतम चेतना को रिलेट करता है। उसके बाद अगले जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको इसको पढ़ के आंसर देना है, बिल्कुल सिंपल सा। योग दर्शन के अनुसार मानव जीवन के 4 प्रमुख ध्येय हैं। ये धर्म कौन कौन से बताए गए हैं उनके बारे में बताता है कि चलिए पढ़ना है अपने को। मोक्ष का क्या अर्थ है, इस प्रेज के अनुसार मोक्ष का अर्थ होता है आध्यात्मिक बोध।
मानव व्यक्तित्व की सुरुचिपूर्ण आकांक्षाओं को क्या कहा जाता है? सुरुचिपूर्ण आकांक्षाओं को कहा जाता है कामनाएं। ठीक है, काम इसमें बताया गया है। ठीक है, जीवन के उच्च उद्देश्यों की दिशा में प्रगति के लिए ध्यान अर्जन को क्या कहा जाता है? धन जो हम अर्जित करते हैं उसको क्या कहेंगे? अर्थ कहेंगे। आध्यात्मिक उपलब्धि किसके बिना संभव नहीं है? इसमें प्रॉपर वे से बताया गया है कि आध्यात्मिक जो उन्नति है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति जो रहेगी वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। किसके बिना? नैतिक गुणों के बिना व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। तो इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा? नैतिक गुण आ जाएगा। अगला, जीवन के सभी 4 ध्येयों की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका किसकी साधना है? जैसा कि इसमें पहले ही बता दिया, किसका साधना करना बताया गया है? अष्टांग योग की साधना करना बताया गया है, जो इसमें क्लियर दिया भी है। अष्टांग योग की साधना जीवन के 4 ध्येयों का बताया गया है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा? सारा का सारा अष्टांग योग आ जाएगा। तो आज के में हमने लगभग 31 मिनट हमारी लग गई और इसमें हमने कर लिया 75 पूरे के पूरे, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इसमें कर लिया। और आगे की वीडियो में भी थोड़ा लंबा बेशक हो जाए, पर हम कोशिश करेंगे हमारा हर एक क्वेश्चन पूरा हो और वो एक्सप्लेन भी किया जाए, है ना। ऐसे तो बुक आपके पास पड़ी रहती है, और चीज़ों को कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये चीज़ करना कि ये, है ना, पढ़ने से जितना इम्पोर्टेंट पढ़ना होता है उतना इम्पोर्टेंट उस पढ़ने की रणनीति बनाना होता है। तो चलिए आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, एक बार देख के, जिससे आपके मतलब ये क्वेश्चन तो कम से कम ये कंसेप्ट तो गलत ना हो। और ध्यान रखना, जो एनटीए कंसेप्ट उठाता है ऐसे ही नहीं उठाता, बहुत टाइम लगता है एनटीए को अपना क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने में। और ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ये समझो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आप ग्रैब कर लेते हो, जिनको आपको ढूंढने की नीड नहीं है। तो ऐसे ही सीरीज में आपके साथ लेके आता रहूँगा। लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं शेयर ना करूं किसी दूसरे के पास कि कभी वो आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होता। ज्ञान ऐसी चीज़ है, बांटने से बढ़ती है। शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। तो नमस्कार आप सभी को, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और अपने ध्येय को प्राप्त करें। नमस्कार एक बार फिर से।